जय हिंद प्यारे साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 250 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और ये सभी क्वेश्चन, जिसमें से ज्योग्राफी से 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, और साइंस के 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा सवाल है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ध्यान रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3,214 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा जो कि तटीय भाग से लगते हैं वो 6100 किलोमीटर है, और अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल 7,516.6 किलोमीटर है। और सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, अब बताएंगे। तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। अब ध्यान रखेंगे, GAT सबसे लंबी गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है। ये ध्यान रखेंगे आप। अगला है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट। अगला सवाल है, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है। ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ये भी ध्यान रखेंगे। और यह सबसे पुराना पर्वत है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये यमुना नदी है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी बहने वाली नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी एक ऐसी नदी है जो 12 महीने बहती है, कभी नहीं सूखती है? तो एक कावेरी नदी है। ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। या इस तरीके से भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है भारत के? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, और यह सिक्किम राज्य में है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है हिमाद्री, जो कि बृहत हिमालय में है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि गुजरात राज्य में है, और ये 45.652 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि पुडुचेरी में है, और ये 9 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा नगर वाला राज्य जो कि गोवा राज्य है,
और ये पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य जो कि हिमाचल प्रदेश है, यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो नगरों में कम निवास करती है इस तरीके से, तो ये हिमाचल प्रदेश है जो कि भारत का सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य है, ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, इस तरीके से पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे कम वन है, सबसे कम क्षेत्रफल एरिया में वन है? तो आपका जवाब होगा हरियाणा राज्य में है सबसे कम वन। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है। और आप लोग बताएंगे वायुवृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वायुवृद्ध गंगा जो कि गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत की गंगा जो कि कावेरी नदी को कहा जाता है, और वायुवृद्ध गंगा जो कि गोदावरी नदी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो कि असम राज्य में है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय IST जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ध्यान रखेंगे। अगला है आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो कि श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है, और श्रीलंका और भारत पाक जल डमरू मध्य से अलग होते हैं, ध्यान रखेंगे ये भी। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, इसे LAC भी कहा जाता है, LAC भी कहा जाता है। मोस्टली आजकल LAC ही पूछता है एग्जामिनर। किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? तो भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा जो कि शिमला समझौता के तहत निर्धारित की गई थी, और ये 1914 में निर्धारित की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जो कि 4096 किलोमीटर लगती है। और आप लोग बताएंगे भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये अफगानिस्तान के साथ लगती है जो कि 106 किलोमीटर कुल लगती है। अगला है किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और आप लोग बताएंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, किस शहर को? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? तो रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी सामान्यतः जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और आप लोग बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसका जवाब हो जाएगा सैडल पीक जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह जो कि लक्षद्वीप है, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, ध्यान रखेंगे ये भी। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा जो कि शिव किला दर्रा है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो ये बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को स्लीट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला है को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ट्रोपोस्फीयर जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप ये क्वेश्चन।
उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको भाबर क्षेत्र कहा जाता है, ध्यान रखेंगे ये। डेथ वैली या मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो डेथ वैली या मौत की घाटी जो कि मोजावे मरुस्थल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में, वेस्ट बंगाल राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। और आप लोग बताएंगे कि चावल का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? तो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो कि सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है, ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो भारत में सर्वाधिक जो कि धान की खेती होती है, धान की फसल की, ध्यान रखेंगे ये भी पॉइंट। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र राज्य है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? या भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई, ध्यान रखेंगे ये भी। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, एमपी है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अब आगे हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं 50। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग बताएंगे कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था और कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? तो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख था और कलिंग युद्ध का वर्णन जो कि 13वें शिलालेख में ही किया गया है। 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी, ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और 23वें इसके पार्श्वनाथ थे। और आप लोग बताएंगे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे, ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो ये हेलिओडोरस ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। अगला, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, ध्यान रखेंगे। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो गद्य एवं पद्य की रचना यजुर्वेद में की गई है। और वेद त्रयी किन्हें कहा जाता है? तो 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल हैं। सबसे पुराना अगर वेद पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा और सबसे नया वेद अथर्ववेद हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई? तो तांबे के रथ की खोज हड़प्पा काल में दैमाबाद से हुई, महाराष्ट्र से हुई, ध्यान रखेंगे ये भी। महावीर यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण जो कि कुषाण काल में किया गया था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो मृतकों का टीला या फिर सिंध का बाग जो कि मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो अनलहक जो कि मंसूर हल्लाज ने अपने आप को घोषित किया था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीत गया था, यह कथन किसका है?
तो हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीत गया था, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है, ध्यान रखेंगे। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण से मिलता है? तो विष्णु भगवान के 10 अवतारों की जानकारी जो कि मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो ये वज्रयान शाखा के अंतर्गत मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला है, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आप लोग बताएंगे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त किए गए थे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का क्या नाम था? तो शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम था हेमू, ध्यान रखेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो कि चिकित्सा से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को पुरपाल के नाम से जाना जाता था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दीनार के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। या इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तब आपका जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद नगर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद नगर की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसको क्या कहते हैं? तो इसे संबोधि के नाम से जाना जाता है, ज्ञान प्राप्ति को, ध्यान रखेंगे ये भी। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? तो कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी जो कि अगेसिलोस था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी थे, और 23वें पार्श्वनाथ थे, ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कुषाण शासकों के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो कि विशाल अन्नागार है। मुगल काल में किस बंदरगाह को
बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो मुगल काल में सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का पुराना किला जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की थी? तो तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चंदेलों की राजधानी जो कि खजुराहो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया था। बौद्धों की कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना गया है? तो धम्म पिटक को, जो कि गीता के समान पवित्र माना गया है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। या इस तरीके से पूछ लेता है कि विष्णुगुप्त के नाम से किसे जाना जाता था, तब आपका जवाब हो जाएगा चाणक्य को जाना जाता था विष्णुगुप्त के नाम से। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन जो कि कनिष्क के दरबार की शोभा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत ने राज किया, ध्यान रखेंगे ये भी। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। इंपॉर्टेंट है। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? या इस तरीके से कि महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था और ये दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत व पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, ध्यान रखेंगे। अब आगे साइंस के क्वेश्चन करते हैं 50 इंपॉर्टेंट। तो पहला, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो गैलीलियो को विज्ञान का पिता के या विज्ञान का जनक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग बताएंगे दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप उसको याद रखेंगे। जैसे कि बताया गया है निकट दृष्टि दोष, तो वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? अवतल आ आता है, तो इस तरीके से। और दूर दृष्टि दोष, तो यहाँ पे ऊ बाद में आता, तो उत्तल लेंस, इस तरीके से आप लोग याद करेंगे। किसी लेंस की क्षमता उसके किससे निर्धारित की जाती है? तो डायोप्टर से निर्धारित की जाती है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो ये लाल रंग की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? तो दूध की शुद्धता की माप जो कि लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस जो कि गुब्बारे में मुख्यतः भरी होती है। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो BCG का टीका जो कि टीबी के रोग के लिए दिया जाता है, जिसे टर्बोक्लोसिस के नाम से जानते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो मूत्र का रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति क्षारीय होती है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। शायद पिछली बार पेट में ये पूछा भी गया था
कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये पूछा गया था। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम दावन सोडा है। सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग जो कि सोनोग्राफी में किया जाता है। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है। तो ये सरीसृप वर्ग से संबंधित है। बर्फ जल में तैरता है, इसका क्या कारण होता है। आप लोग बताएंगे बर्फ जल में तैरता है, इसका क्या कारण होता है। तो बर्फ का जो घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है, इस वजह से बर्फ जो कि पानी पर तैरता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसकी बैरोमीटर से माप की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है। या इस तरीके से पूछ लेता है कि रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है जिसकी वजह से वो शीतलता प्रदान करता है। तो फ्रियान गैस भरी जाती है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। किस धातु को भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल कहा जाता है। तो फ्यूचर मेटल या भविष्य का धातु जो कि टाइटेनियम को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, जो कि कार्बन का एक रूप है, कार्बन का अपरूप है। ध्यान रखेंगे। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो लोहे में जंग लगने से उसके भार बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछा गया था कि लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर भार समान रहेगा। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। तो भार बढ़ जाएगा यदि लोहे पर जंग लग गई है। अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी जो अन्य विटामिन है वो सब वसा में घुलनशील विटामिन है। ध्यान रखेंगे। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। यह आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है हमारे शरीर में। ध्यान रखेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में कमी जो कि विटामिन ई की कमी के कारण होता है। और विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है, इसे किस विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है। तो दूध के फटने से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मनुष्य के हृदय का विकार का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का पता यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यंत्र का पता किया जाता है हृदय के विकार का पता लगाने में। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया रोग में प्लीहा शरीर का अंग प्रभावित होता है, जिसे स्प्लीन कहते हैं, और इसे मनुष्य का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। ध्यान रखेंगे। प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। तो स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दांतों व हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम व फास्फोरस तत्व पाया जाता है। और आप लोग बताएंगे रिकेट्स किस विटामिन कमी के कारण होता है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब आप लोग बताएंगे एक बच्चे के नवजात बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो 300 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो टेंडन जो कि मनुष्य शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है।
मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग से संपन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन का उत्पादन जो कि छोटी आंत से संपन्न होता है। और पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है ये बताएंगे आप सभी लोग। तो पाचन की शुरुआत मुंह से ही होती है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कुल 20 दांत जो कि 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, या इस तरीके से उल्टा पूछ लेता है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा लार। लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम जो कि जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो ये 18वें समूह में होते हैं, ध्यान रखेंगे। जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग जो कि पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। जो पानी वाले जहाज होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल या छद्म बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? तो उस तत्व का नाम है फास्फोरस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 285। माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे ध्रुवीकरण कहा जाता है। ध्रुवीकरण से ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? तो 0.1 सेकंड के बाद। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? तो 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देती है। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो यह वर्जिलियस के द्वारा दिया गया था सुझाव। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? तो गति का जो दूसरा समीकरण है वो स्थिति और समय के बीच संबंधों को दर्शाता है। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, या किसके कारण होता है? तो ये जड़त्व के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो अवायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह मौजूद हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। माता रोगाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती हैं? तो माता रोगाणु कोशिकाएं जो कि अंडाशय में निर्मित होती हैं। इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? तो इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम जो कि एसिसिटर एसिड होता है, ध्यान रखेंगे। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो हमारा वायुमंडल जो कि 5 परतों में बटा हुआ है। आगे क्वेश्चन करते हैं, अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करते हैं 50, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। पहला सवाल है इकोनॉमिक्स का कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी। अब आप बताएंगे कि चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र की रचना की गई थी वो किससे संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है?
तो सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि अगर सरकारी कोई इंडस्ट्री है और प्राइवेट भी कोई इंडस्ट्री है और दोनों साथ में मिलकर उस पर काम कर रहे हैं तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष यानी कि हर साल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ध्यान रखेंगे। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है तो इसका फॉर्मूला है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निव्वल कारक आय द्वारा, जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, या कथन किसका है? तो अर्थशास्त्र जो कि धन का विज्ञान है, यह कथन एडम स्मिथ का है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है निजी अस्तित्व। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री है तो उस पर सिर्फ प्राइवेट का अधिकार होगा, जिसकी वो इंडस्ट्री होगी उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, उसे पूंजीवाद कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। एग्जाम में पूछा गया है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई व्यापार नहीं करता है तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी निर्यात नहीं होता है या आयात नहीं होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इन्होंने आय 20 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से बताई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि क्षेत्र का विकास करना। और द्वितीय योजना का पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य लक्ष्य था? तो औद्योगिक का विकास करना, यानी कि उद्योगों का विकास करना। ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो ये योजना आयोग करता है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? तो भारत के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक के अंतर्गत कृषि आती है और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं और तृतीय के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं। तो ये सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय होती है भारत की राष्ट्रीय आय। भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? तो निगम कर से भारत में अधिकतम कर की आय होती है। सबसे ज़्यादा निगम कर आता है। प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? तो आय कर से भारत को सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है कर की। प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? तो हाँ, ये आय कर से होती है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो कि 1952 में किया गया था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण कहलाता है। कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन करना, यह विमुद्रीकरण कहलाता है। ध्यान रखेंगे। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत विकासशील राष्ट्र है। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है?
तो भारत में मौद्रिक नीति जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू की जाती है। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जो कि ओसबोर्न स्मिथ थे, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे, सीडी देशमुख, ध्यान रखेंगे। और इस समय कौन है? तो 25वें इस समय गवर्नर हैं इसके, जो कि शक्तिकांत दास हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और ये 1969 में किया गया था। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, एमपी है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक की देन है, मानव विकास सूचकांक, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला, किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, उसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, ध्यान रखेंगे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, ध्यान रखेंगे। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को विश्व बैंक निर्धारित करती है। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुई थी। किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक या जनक माना जाता है? तो ये रॉल्फ नादर को माना जाता है उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। भारत में प्रछन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि जहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो कृषि क्षेत्र में प्रछन्न बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती है। किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, ध्यान रखेंगे। उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? तो 1985 में सिद्धांत निर्धारित किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं, परिवहन वगैरह ये सब। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है? तो सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद आय में। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। और आप लोग बताएंगे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक भी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक नहीं है? तो सिक्किम राज्य है, और गोवा भी है जहां एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ध्यान रखेंगे। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1948 में की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो आपका जवाब हो जाएगा 1948 में की गई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में शुरू हुई। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मापी जाती है।
किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया है? तो गरीबी के कुचक्र को जो कि रैगनर नट्स के द्वारा परिभाषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए आप सभी लोग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर कर्ता दर्शाता है, तो आय वितरण को दर्शाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है तथा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं? तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। फिर से एक बार, कि उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है तथा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब पॉलिटी के क्वेश्चन 50 करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 50, आप लोग अंत तक देखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश से संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संविधान में शामिल किए गए, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं संविधान में। और अनुच्छेद अगर पूछे आपसे तो अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो ये रूस से लिए गए थे। नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? तो संसद देता है। यदि कोई नया राज्य बनाना हो भारत में, या कोई सीमा करनी हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, तो संसद से किया जाता है। राजनीतिक दल पार्टी अध्यक्ष सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो राजनीतिक दल पार्टी अध्यक्ष सरकार और राष्ट्रपति में से जो कि पार्टी अध्यक्ष के द्वारा राज्य संचालित होता है। किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? तो भारतीय संसद को प्राप्त है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छाप के रख लीजिए, पूछा जा सकता है। तो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो वोट डालने की उम्र 21 साल थी उसको घटाकर 18 साल कर दी गई। ध्यान रखेंगे। 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष कर दिया गया? तो 1989 में कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, और यह 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत भारतीय प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भाग 4 में है, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो 6 महीने का अंतराल होता है, यानी कि एक साल में 2 बार सत्र होंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ भाषाई आधार पर, जो कि 1953 में हुआ। ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया 1953, उसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 1956 है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण में या मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई और 395 अनुच्छेद। तो जो कि 395 अनुच्छेद मूल अनुच्छेद हैं, लेकिन अब 470 प्लस अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 32 को कहा है। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था।
लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये तारीख याद रखेंगे, 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है। और आप लोग बताएंगे वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तब आपका जवाब हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय हैं। और नया कौन सा है? तो सबसे नया अमरावती उच्च न्यायालय है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहें तो वे अपना इस्तीफा पत्र किससे संबोधित करेंगे? यह इस तरीके से पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। और भारत के उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा जिसे भंग नहीं किया जा सकता, यह स्थायी सदन होता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से लागू हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होता है? तो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता है, जो कि अब लागू होने लगा है। 370 धारा हटा दी गई है। भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो अधिकतम 2 सदस्यों, ये भी हटा दिए गए हैं। अब राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है राष्ट्रपति, 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं। भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले केरल राज्य में किया गया था और 1982 में किया गया था, ध्यान रखिए। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो चेन्नई नगर निगम, जो कि भारत में स्थापित पहला नगर निगम था, ध्यान रखेंगे ये भी। सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया? तो सन 1959 में पहली बार पंचायती राज को राजस्थान राज्य ने अपनाया, जो कि नागौर जिले में पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था शुरू की गई थी। त्रिस्तरीय नहीं, पंचायत व्यवस्था शुरू की गई थी। बाकी 73वें संविधान संशोधन से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था शुरू की गई, जो कि 1992 में हुआ था। और ये 24 अप्रैल 1993 से शुरू हुई, लागू हुई। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुई और 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल संख्या 45 है, ध्यान रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करता तो उससे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? तो भारत में 5 साल के लिए रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारत में 5 साल रहना होगा, तब इसको नागरिकता मिलेगी यहाँ की। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की थी? तो 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई थी, जो कि अब 22 भाषाएं हैं संविधान में। और इसका वर्णन अनुसूची 8 के अंतर्गत किया गया है, ध्यान रखेंगे ये भी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो मोरारजी देसाई के टाइम हटा दिया गया, जो कि 86वें संविधान संशोधन में हटाया गया कि मौलिक अधिकारों से हटाकर संविधान को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखेंगे कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से कब तक चला था?
तो भारत में तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 को लागू हुआ था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 जून 1977 तक रहा था। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है भारत में अब तक। भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू किया गया था? तो भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति कहा जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो कि राजस्थान राज्य में लगाया गया था। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो कि 356 के अंतर्गत है, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो भारत के प्रथम स्पीकर जो कि जीवी मावलंकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या होता है? तो भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन देखते हैं कहाँ गया। कि भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या होता है? तो भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये तारीख आप लोग ध्यान रखेंगे, 22 जनवरी 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? तो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तब आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? तो 20 फरवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो भारत का संविधान पूर्णतया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ध्यान रखेंगे ये भी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।